सीपी स्मार्ट क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी के लिए मॉक टेस्ट नंबर 6 डिस्कस करेंगे। जो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। देखिए, मैं आपसे दो बात कहना चाहूँगी, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क, ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि ये आईक्यू को भी मात दे सकती हैं। तो इसलिए आप डेली प्रैक्टिस करें, बहुत सारे एमसीक्यू लगाएं और फिर जो एमसीक्यू गलत हो जाएं उनको बेसिक बुक में जाके देखें। यही स्ट्रेटजी है एमसीक्यू प्रश्न को पढ़ने के लिए। तो आप ये चीज़, और हार्ड वर्क का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये तो आपको करना ही करना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत सारे चित्र मिले हैं पाषाण काल के, तो ये प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो गर्त आवास यानी गड्ढे वाले घरों के जो साक्ष्य हैं वो बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, ये कहाँ पे है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भोपाल में है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोपद ब्राह्मण संबंधित है, यानी जो गोपद ब्राह्मण है ये किस वेद से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो गोपद ब्राह्मण है ये अथर्ववेद से संबंधित है। याद आप ऐसे कर सकते हैं कि इसमें गोपद, इसमें भी थ आ रहा है और अथर्ववेद में भी थ आ रहा है, तो ऐसे मैच करके आप गोपद अथर्ववेद ऐसे याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? देखिए, सोम है ये ऋग्वैदिक काल में बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए कौन सा मंडल पूर्णतः समर्पित है सोम को, तो बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नौवां मंडल। नौवें मंडल में सोम के बारे में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिसमें जो 10वां और पहला है यानी 1 और 10 है, ये बाद में जोड़े गए हैं, ये बाद में ऐड किए हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 9वां। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सबसे वर्णित नदी है, यानी जो ऋग्वेद है, यानी ऋग्वैदिक काल में किस नदी का सबसे अधिक वर्णन किया गया है ऋग्वेद के अंदर, तो वो आपको बताना है। तो वो नदी है सिंधु नदी, इसका सबसे अधिक बार उल्लेख आया है ऋग्वेद में, और सबसे कम बार आया है गंगा का, बस 1 बार उल्लेख आया है, और यमुना का 2 बार आया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो ऋग्वैदिक साहित्य है यानी पूर्व वैदिक काल है, उसमें जो साहित्य मिलता है ऋग्वेद, उसमें सिंधु नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख आया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदियों में से किसी एक के साथ की जाती है, यानी अस्किनी किस नदी का नाम है, इनमें से बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका चेनाब, अस्किनी चेनाब नदी का नाम था। परुष्णी रावी का है, वितस्ता झेलम का है और विपाशा व्यास का है, तो अस्किनी चुनाव का है। ये नाम आपको ध्यान में रखने, ये मैच करने के लिए भी पूछे जाते हैं और ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? यानी पूछा इसमें यह गया है कि अफगानिस्तान की नदियों के बारे में उल्लेख किया गया ऋग्वेद में, तो वो कौन सी नदियां हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कुभा और कुर्रम, ये 2 नदियां हैं जो अफगानिस्तान की हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नचकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, तो नचकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ पे मिलता है वो आपको बताना है। तो कठोपनिषद में नचकेता संवाद का उल्लेख दिया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी शरीर कहाँ पे त्यागा था? तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कुशीनगर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है इसमें, तो सही नहीं, कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं, उनके पास आगे भी ऑप्शन होते हैं और ये इनके आदेश हैं वो बाध्यकारी नहीं होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसने पूछा है गलत कौन सा है, तो ऑप्शन सी गलत है इसमें, बाकी ये सभी जो दिए हैं ए बी और डी ये सही हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी तो कृषि का विकास था, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यही
पहुंच जाता है इंडस्ट्री यानी औद्योगिक विकास पर। तो दूसरी में इंडस्ट्री है और पहली में कृषि विकास है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना है ये 1965 में की गई थी। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। इसका नाम चेंज हो जाता है 1985 में। तो वो भी आपको देखना है। 1985 में इसका नाम बदल जाता है। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है जो 1965 में, अभी मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था, बना था। और इसका नाम चेंज हो जाता है 1985 में। 1985 में तब इसका नाम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा से होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। देखिए यहाँ एडवोकेट पूछा है। तो एडवोकेट के लिए जो यहाँ पे जो योग्यता वाली बात रखी गई है तो वो 10 वर्ष है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए उच्च न्यायालय में कितने दिन न्यायाधीश रहना चाहिए तो वो है 5 वर्ष। और एडवोकेट वाली बात है तो वो है 10 वर्ष। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। सुचेता कृपलानी है जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, जो देश में पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी 62 वर्ष। और उच्चतम न्यायालय में यह सीमा है 65 वर्ष। तो ये अंतर आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है। तो देखिए कैसीन नामक प्रोटीन है, ये दूध में मिलती है, कैसीन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गाय के दूध के लिए हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति से है। यानी गाय का जो दूध पीला रंग का होता है उसका कारण क्या है। तो उसमें केरोटीन नामक प्रोटीन होती है, इस वजह से वो पीला होता है। और जेंतोफिल है, इसके कारण हल्दी पीली होती है। ये दोनों है, ये रंग के लिए उत्तरदायी नहीं है। जेंतोफिल पीले रंग के लिए उत्तरदायी है लेकिन हल्दी में, और कैरोटीन है गाय के दूध में पीले रंग के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत मानी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सना मरीन विश्व की सबसे कम आयु की प्रधानमंत्री बनी, वह किस देश की प्रधानमंत्री बनी है। तो देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ये महिलाएं हैं और सबसे कम उम्र की भी बनी है। तो ये राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका फिनलैंड की बनी है ये। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यानी जो दिए हैं इनमें से बताना है, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगोत्री इनमें से सबसे बड़ा हिमनद है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है। तो मिलाम है ये उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है। यह आपको एटलस में जाके देखना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। माना दर्रा स्थित है। तो माना दर्रा कहाँ पे स्थित है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड में। तो आज के मॉक टेस्ट पेपर में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।